थोड़ा आवाज आ रही है? ये शहबाज साहब वालेकुम सलाम सर। इधर बुक का कैंडी पेज नंबर 60 निकालिएगा सर। पेज नंबर 60 के बेटा स्टार्ट पे ये जरा कल जो एंड में बात हो रही थी, एक जरा ये डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट जरा रिवाइज कर लें। ये फाइनल था कल यार। अच्छा, आप लोगों ने टेस्ट का क्या किया यार? मेरे ख्याल है कुछ दिन पहले आपके साथ एक टेस्ट शेयर हुआ था, लिमिटिंग फैक्टर और सीवीपी का अटेम्प्ट हो गया। चलें सर जी, बस मैक्सिमम आज का दिन और ले लें यार। तो आज का दिन और ले लें। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं इनको साथ साथ फिर फाइनल भी करना है, तो टेस्ट की फिर डिस्कशन भी रखनी पड़नी, क्योंकि वो शायद क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे और अब डिफिकल्ट ही होने चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज इस तरह करें। अब बेटा इस जो हम डिसीजन मेकिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें अब डेफिनेटली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो है, लेकिन अब इसमें कोई फर्दर ऐसी चीज़ नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अलावा। तो आप इस तरह कीजिएगा, अब अगले ये 2-3 दिन जो होंगे, आज थर्सडे है तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इवन संडे, ये इन दिनों में ये जो सारी डिस्कशन है इनको कंक्लूड कर लीजिएगा, तो उसके बाद फिर हमें एक नई चीज़ के लिए टाइम चाहिए होगा। तो आज इस तरह कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 कुछ काम जरा खुद से अब इसलिए करें कि हैं भी आसान और चीज़ें भी सारी फाइनल हो जाएंगी। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े नहीं, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर मैक्सिमम। तो ये दो क्वेश्चन जरा होमवर्क रख लें। तो हम डेली बेसिस पे ये जो रिमेनिंग 2-3 दिन रहते हैं इनमें कुछ फर्दर प्रैक्टिस करके ये लिमिटिंग फैक्टर जो जो चीज़ें इसमें आई हैं, अब वो शायद मिक्सअप होकर एक दफ़ा आ जाएंगे दोबारा। तो लिमिटिंग फैक्टर, मेक बाय डिसीजंस, फिर उसके बाद रेडिमेंट कॉस्टिंग डिसीजंस, ये सारी चीज़ें अब बीच में मिक्सअप होके आ जाएंगी। तो मैं इसकी फिर डिस्कशन आपके साथ 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 करता रहूँगा, लेकिन अब इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सजेशन ये होगी कि आज जिन हजरात ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया प्लीज़ टेस्ट की भी हिम्मत करें और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 फाइनल करें। जी वो डिस्कशन बेटा उसकी मैंने शेयर तो की थी शहबाज साहब, लेकिन अगर कोई मसला होगा तो फिर अब आप लोग मुझे फिर इंडिविजुअली कभी ज़रा कुछ दिन बाद डिस्कस कर लीजिएगा। वैसे ग्रुप में अब्दुल अहाद से ज़रा डिस्कस करके देखें, शायद मसला हल हो जाए। जी शहबाज साहब, पहले ज़रा अब्दुल अहाद से ग्रुप में ज़रा डिस्कशन करके देख लें, अगर बात बन जाए तो ठीक है, कोई जो पॉइंट्स हैं, अदरवाइज फिर हम उसके लिए कोई टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है शहबाज? मेरा ख्याल है कि मसला शायद रिजॉल्व हो जाएगा, बाकी फिर अगर ना हो सके तो मैं करवा देता हूँ। जी वो ज़रूरत पड़ेगी तीक साहब तो रख लेंगे। जैसे आप हुक्म करेंगे, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी शाम को, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी फारिग हैं, मैं भी फारिग ही हूँ, तो इंशाल्लाह जब ज़रूरत पड़ेगी रख लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है डेली बेसिस पे भी मुनासिब नहीं है, कैसे हम डेली बेसिस पे मैं आपको तंग करूँ। कभी कोई ज़रूरत बाकी महसूस हो तो फिर इंशाल्लाह रख लेंगे। ठीक है अतीक साहब? नहीं, जिस दिन क्लास होगी अब्दुलरहमान साहब मैं खुद बताऊंगा यार, मेरा ख्याल है डेली बेसिस पे नहीं होगी, जैसे जैसे ज़रूरत होगी तो वैसे रखेंगे। जी जी, रोज़ नहीं रखेंगे बस, बल्कि कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है 2 हफ्ते में 2 दिन भी आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। किसी एक ही दिन थोड़ी सी अगर एक्सटेंडेड क्लास रखनी पड़े तो मगरिब के बाद भी 2 घंटा रख लेंगे, मतलब 2 की बजाय मेरा ख्याल है 1 दिन काफ़ी है।
जरूरत पड़ेगी तो एक ही दिन जरा थोड़ी सी एक्सटेंडेड रख लिया करेंगे, ताकि आपको ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। असल मैक्सिमम मेरी ख्वाहिश है कि संडे कम से कम वेस्ट ना आप पाओ, संडे का दिन आप अपनी सेल्फ स्टडी को अगर देख सकें तो वो मेरी जरा ज्यादा ख्वाहिश है, संडे एटलीस्ट वेस्ट ना हो। और हफ्ते में भी अगर 2 दिन की बजाय एक ही दिन बस मैक्सिमम हो जाए, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर लेंगे। अनफॉर्चुनेटली असल में प्रॉब्लम इस ये है, इस सेशन के स्टार्ट में ना 2 हफ्ते क्लासेस लेट स्टार्ट हुई हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हमें बैकलॉग कवर करने में टाइम लग रहा है। फिर डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, हर क्वेश्चन ही में नए मसाइल आ जाते हैं जिसको डिस्कस किए बगैर गुजारा नहीं है। तो वी आर मतलब मेरा ख्याल है आप साथ साथ करने की कोशिश करें, बाकी फिर जो हम बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं उसकी ट्राई करेंगे। जी शबाज से ठीक है, कोई देख लेते हैं, सबके साथ मिलजुल के चलेंगे। तो आज मेरी अब फाइनल रिक्वेस्ट, एक सेकंड, एक टेस्ट टेस्ट की तरफ जाएं, उसके 3 क्वेश्चंस हैं, तो नंबर 1 उसको प्रेफरेंस दें, लेकिन प्लीज इन 2 क्वेश्चंस को भी जरूर करें आज, हिम्मत करके जरा ये यहाँ तक मेरे साथ इकट्ठे हो जाए, ताकि उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 2 दिन है उनमें मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस बता के इसकी कोई यहाँ तक डिस्कशन फाइनल करना है। देखिए टेस्ट तो जितने मर्जी रखने चाहें हम रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पहले अच्छी तैयारी भी तो होना यार, मतलब हर मैं टेस्ट देता रहूं उसका फायदा क्या है अगर आपसे अटेम्प्ट ही ना हो। तो रादर देन दैट अगर क्वेश्चंस आपसे पहले अटेम्प्ट हो जाए, फिर उसके बाद कोई एक मुनासिब सा टेस्ट अगर रख लिया जाए, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन कि बार बार मैं टेस्ट लेता रहूं, क्योंकि अपने प्रिपरेशन भी करनी है, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो सब कुछ को साथ साथ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो मीनवाइल सर हम इस तरह करते हैं आज कि एक आसान सी जरा डिस्कशन 1-2 दिन मतलब बीच में शायद शामिल कर लेते हैं, ताकि जरा टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाए। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा, पेज नंबर जरा 103 निकालिएगा। जो हजरात F2 और कॉस्ट साथ साथ पढ़ रहे हैं, कोशिश बेटा मेरी यही कि F2 और कॉस्ट कम से कम आपके साथ मैक्सिमम उसको टाइम दे के फाइनलाइज कर लिया जाए, और आई होप कि उसके अलावा फिर कोई एक आध सब्जेक्ट होगा, उस एक सब्जेक्ट को आप रखो ज्यादा हिम्मत कीजिएगा। बाकी हम ये कॉस्ट और F2 को तो कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम टाइम मिलजुल के दिया जा सकता है वो दे दें, ठीक है। लेकिन जो हजरात कॉस्ट के अलावा कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने फिर अपना टाइम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है फिर बाकी चीजों के लिए भी है। ये डियर आपके सामने एक हेडिंग होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मिल गया सबको, पेज नंबर 103 इकट्ठे। जी सर जी, इसमें कुछ फॉर्मूलाज की हमने डिस्कशन करनी है, तो काइंडली जरा पेन और कैलकुलेटर हाथ में रख के डिस्कशन एक छोटी स्टार्ट कर लें। आसान सा कॉन्सेप्ट है, जो कुछ एक्स्ट्रा मैं लिखूंगा आप भी साथ बुक पे ही नोट कर लीजिएगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आप बैंक से कोई लोन लें, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस आपने लोन लिए और उसे आपने 1 साल बाद रीपे करना है, तो बैंक उस 5 लाख पे आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो कहता ये है कि क्योंकि मेरे पैसे आप 1 साल इस्तेमाल करेंगे तो मेरे पैसों की एक वैल्यू है, तो टाइम की वैल्यू की वजह से वो आपसे जो एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो फिर इंटरेस्ट कहलाता है। तो मनी इज नॉट फ्री टू बोरो, पहला सेंटेंस पढ़ा, व्हेन अ पर्सन और एंटिटी बोरोज मनी द लेंडर बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट। जो चीजें याद करने वाली होंगी वो फिर मैं साथ साथ बताऊंगा, पहले एक स्टोरी साथ साथ पढ़ते रहिए। एक डेफिनेशन लिख दी है सर उसने इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट एन इन्वेस्टर रिसीव्स आफ्टर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन टाइम, और interest is an additional amount of money paid by borrower to the lender for the use of money। देखिए 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी अगर कोई लोन है, फॉर एग्जांपल एक बैंक है और एक फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड है। बैंक ने 5 लाख रुपया
होंडा लिमिटेड को उधार दिया बैंक ने। अब बैंक के एंगल से अगर आप एक एंट्री सोचेंगे तो बैंक का लोन रिसीवेबल है, बैंक के पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। और होंडा लिमिटेड के एंगल से अगर सोचेंगे तो होंडा लिमिटेड बोरोवर है, पैसे ले रहा है, कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, उसकी लायबिलिटी उसका एसेट है। तो बैंक एक पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसकी इंटरेस्ट इनकम होगी। और बोरोवर जो एक्स्ट्रा अमाउंट वापस करेगा, अमाउंट एडिशनल अमाउंट मनी पेड बाय बोरोवर, तो उसने बैंक और बोरोवर, लेंडर और बोरो दोनों के एंगल से वर्ड्स लिखे हैं। इंटरेस्ट क्या चीज है? जो लेंडर को एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं लोन देने की वजह से, और सिमिलरली इंटरेस्ट क्या चीज है? बोरोवर के एंगल से वो एक्स्ट्रा पैसे जो बोरोवर देता है क्योंकि उसने पैसे उधार पे लिए, तो एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट जो है दैट इज इंटरेस्ट। देन बेटा फिर दो तरह के इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे ही होता है। मैं इसको अभी डिटेल में एक्सप्लेन करता रहूंगा, तो काइंडली बस साथ साथ रहेगा। अगर इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे ही है तो देन सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब आसान से एक एग्जांपल सुने पहले सिंपल इंटरेस्ट के एंगल से। सिंपल इंटरेस्ट इज वेयर annual interest is fixed percentage of the original amount principal। मतलब इससे बड़ा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने जो फॉर्मूलाज आएंगे इनको जरा अपने ध्यान में सेट करना है। ये लिखा हुआ है S इज इक्वल टू P 1 प्लस ये RN है, वो इकट्ठा जरा होकर M लग रहा है, RN। S कह रहा है टोटल अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, टोटल अमाउंट। P है प्रिंसिपल, 1 ही है। R है इंटरेस्ट रेट, I भी है, I भी कहते हैं इसे, R भी है, R इंटरेस्ट रेट, N नंबर ऑफ पीरियड्स। समझने के लिए बात एग्जांपल देखें। A person borrows rupees 1 lakh at 10% simple interest for 5 years। एक छोटा सा इसका क्वेश्चन बना लें, what will be the total amount to be paid in after 5 years। ऐसे परेशान ना होइएगा, सब कुछ आपको पता है, बस ये जिस तरह बात हो रही है मुझे 2 मिनट जरा दें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। A person borrows, ये इनिशियल अमाउंट है, दिस इज प्रिंसिपल, 1 प्लस R क्या है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को जब आप लिखेंगे तो 10% मीन्स 0.1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5। जस्ट 1 मिनट के लिए आंसर बताइए। अब बेटा ज़ैद खुदा के लिए यार क्या होगी, हौसला यार। बेटा 15,000। अब ये कोई 15,000 कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, ये 15,000 क्या है? ये 10,000 प्रिंसिपल था और 5,000 इंटरेस्ट है 5 सालों का। कैसे? 10,000 इंटू 10%, तो हर साल का इंटरेस्ट 1,000, 5 सालों का इंटरेस्ट 5,000। हुआ क्या? हर साल इंटू 10%, इंटू 10%, इंटू 10, इट मीन्स प्रिंसिपल से रेट मल्टीप्लाई होता रहा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो आपने फॉर एग्जांपल अगर 10,000 बोरो किया है तो
पहले साल के एंड पे भी 1000, फिर दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथे साल के, पांचवें साल पे भी, और एंड में प्रिंसिपल आप वापस कर देंगे। इट मींस टोटल अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 5 इयर्स। ये इंटरेस्ट वैसे पर एनम भी हो सकता है। तो टोटल अमाउंट अगर इकट्ठी करके देखी जाए तो 5 सालों में आपने 15,000 देनी है। एक और एंगल से असल में सुनना है, अगर फर्ज करें ये टोटल अमाउंट इकट्ठी भी 5 साल बाद पे करनी है तो इवन देन 15,000 पे करेंगे आप, अगर सिंपल इंटरेस्ट है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो उसकी डिटेल में डिस्कशन करूंगा मैं भी। मसलन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहले साल का ईयर 1 का इंटरेस्ट आ गया, ईयर 2 में भी अगर आपने ये 1000 पे नहीं भी किया तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट ईयर वर्किंग भी ऐसे ही होगी। मीन फिर 1000, फिर 1000, फिर 1000। अगर ये नहीं भी ड्यूरिंग द ईयर्स साथ साथ पे करेंगे और इंटरेस्ट सिंपल है तो आप सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। लेकिन अगर कंपाउंडिंग हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए, तो कंपाउंडिंग फिर सेमी एनुअली भी होती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जनरली कंपाउंडिंग साल बाद होती है। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि पहले साल का इंटरेस्ट तो 1000 है, अगर तो ये आप पे कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर ये 1000 पे नहीं करेंगे तो सेकेंड ईयर का फिर इंटरेस्ट अगर कंपाउंड होना है तो फिर 11,000 मींस प्रिंसिपल प्लस 1 ईयर्स इंटरेस्ट पे 10% लगेगा, विच मींस के आंसर 1100 होगा। 100 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट है। फिर अगर ये इंटरेस्ट भी पे ना हुआ सेकेंड ईयर के एंड पे और इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 11,000 प्लस 1100 पे रेट मल्टीप्लाई होगा। अब मेरी कोई बात समझ आई है सबको? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट थोड़ा सा सेग्रीगेट हो गया जहन में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग रियल लाइफ में सिंपल इंटरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल शायद बहस है। कंपाउंडिंग इज द नॉर्म ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे टाइम पे तो फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द सिंपल फार्मूला to calculate the total amount at the end of the period if the interest rate is for example simple interest? तो अगर वो सिंपल इंटरेस्ट आपसे कहेगा तब ये है। बाय डिफॉल्ट अगर वो वर्ड ना लगाए तो हमेशा इंटरेस्ट कंपाउंड ही होगा, बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग ही है। लेकिन अगर वो सिंपल वर्ड लगा दे तो एक छोटा सा फार्मूला अपने ज़हन में रखना। एनी कंफ्यूजन इन दिस डिस्कशन? जी शहबाज साहब, ये तो फिर आप मैं अलहदा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आपका दिल क्या कहता है? जी शहबाज साहब, जो आपका दिल कहता है बस बता दें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका दिल सही कह रहा है। जी शहबाज साहब, आपका क्या ख्याल है? यस नो? जी शहबाज साहब, इतना क्या सोचने की जरूरत है, पूछ रहे हैं दिल से। नहीं मैं आप अब असल में आप आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए ना। मैंने तो सिंपली ये कहा, वो तो ठीक है आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ पूछा है आपका दिल क्या कह रहा है, यस या नो। आर्ग्यूमेंट तो ठीक है आपके, यही तो शैतानियत है। शैतानियत यही तो है। बात ठीक है बस आपको। दिल का जवाब बिल्कुल ठीक है सर। बाकी आप दुआ करें अल्लाह ताला से, जैसे ही आप बिजनेस का प्लान बनाएंगे अगर आपकी नीयत ठीक हुई तो इंशाल्लाह कोई रास्ता खुल जाएगा। आप टेंशन ना लें। बन गया वैसे प्लान, बिजनेस शुरू करने लगे? नहीं इंशाल्लाह इस पर तो ज़्यादा डिस्कशन रखनी चाहिए ना, ये तो इस तरह से 1 मिनट की बात नहीं है। जी मैं डियर इसके बाद आगे आ जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट, जस्ट 1 मिनट पढ़ लें वर्ड्स। कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन अमाउंट बोरोड प्लस इंटरेस्ट अक्रूड टू डेट, प्लस the interest accrued to date increases the amount in the account and the interest is then charged on that new amount। चलते जाएं आगे। Compounding is used to calculate the future value of investment where the investment earns a compound rate of interest if an investment is made now and the expected is। हाँ जी, एक वर्किंग करें। इंटरेस्ट अगर कंपाउंड होना है
तो फिर उसका फॉर्मूला बना दिया उसने SN। अच्छा, आप में से बहुत से हजरात शायद FA2 भी पढ़ रहे हो या कभी पढ़ा हो। एक ना कंपाउंडिंग होती है, सॉरी, एक डिस्काउंटिंग होती है। तो डिस्काउंटिंग की अभी बात नहीं हो रही, कंपाउंडिंग की बहस शुरू हुई है। मतलब ये होता है, एक होता है ईयर 0, फॉर एग्जांपल आज, आज से ऑनवर्ड सोचना, ऑनवर्ड्स आगे सोचना, ये है कंपाउंडिंग। आज आज मैं लाख इन्वेस्ट करूं, 1 साल बाद या 2 साल बाद, 3 साल बाद, 3-4 साल बाद कितना हो जाएगा, आज से आगे, ऑनवर्ड्स। प्रेजेंट वैल्यू ये होती है, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद जो पैसे देना ये आज वैल्यू के है, बैकवर्ड्स। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू लेना, प्रेजेंट वैल्यू, उसकी भी डिस्कशन आएगी लेकिन वो बाद में है। तो हम फिलहाल स्टार्ट करें कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग मीन्स है ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स। आज इतना लगाऊं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद कितना हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5 साल बाद की अमाउंट आज कितनी होगी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को सेग्रीगेट रखिएगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग फिलहाल प्रेजेंट वैल्यूज, वी आर डिस्कसिंग कंपाउंडिंग। कंपाउंड मींस ऑनवर्ड सोचना। इट मींस, मैंने ये बात इसी बीच में की है कि डिस्काउंटिंग के फॉर्मूलाज में ना माइनस होता है, माइनस एन, लीज वगैरह में। तो ये माइनस एन नहीं, अभी ये पॉजिटिव एन है। बाकी शायद ये फॉर्मूला उसी से मिलता जुलता जरूर है, हम आई शायद लगा लेते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं रेट के लिए, लेकिन वो माइनस एन एक निफ्टी का फॉर्मूला वगैरह भी है, वो सब कुछ यहाँ भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल वी आर डिस्कसिंग कंपाउंडिंग मींस ऑनवर्ड्स बात हो रही है। तो ऑनवर्ड्स का मतलब भी मैं अभी आपके सामने फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। आगे, आज से आगे जाना इज कंपाउंडिंग, और कुछ अरसे बाद से आज वापस आना इज डिस्काउंटिंग। तो उसको फिर प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है मेरी बात अब। तो आइएगा जरा ये फार्मूले की जरा एब्रिविएशंस का मीनिंग पढ़ना। एसएन मींस है फाइनल कैश फ्लो, मींस फ्यूचर वैल्यू। एसएन, एसओ इनिशियल अमाउंट, शुरू में जो लगाएंगे प्रिंसिपल कह लें, बाकी वही है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और पॉजिटिव एन नंबर ऑफ पीरियड्स। फॉर एग्जांपल, a person borrows 10,000 at 10% to be repaid after 3 years. What will be the total amount? थोड़ा सा जरा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। What will be the total amount with interest? अच्छा, इस लाइन को जरा समझ लेना जरूरी है मेरा ख्याल है। आपके पास स्पेस होगी इर्द गिर्द जिसके आंसर लिखने आपने, ऐसे कि रजिस्टर पर लिखिएगा नहीं, आगे काफी ज्यादा आगे एग्जांपल्स आ जाएंगे। नहीं बेटा, इसमें असल में जैसा, बिफोर वी स्टार्ट टू सॉल्व द फिगर्स, एक छोटी चीज क्लियर करना। देखिए, अगर फर्स्ट करें इसमें लिखा होता पर्सन बोरोस 10,000 and 10%, principal is to be repaid after 3 years and interest to be paid after the end of every 1 year। तो फिर इस तरह नहीं होना जो आप कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट हर साल देना है और प्रिंसिपल 3 साल बाद वापस करना है, तो देखें चाहे कंपाउंडिंग होनी भी हो, लेकिन 10,000 इंटू 10%, 1000 अगर आपने पहले साल के एंड पे दे दिया है तो फिर तो बात खत्म होगी है। फिर दोबारा 10,000 पे इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट आपने दे दिया है उस पे तो इंटरेस्ट नहीं ना है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट हर साल के बाद पे होना हो और प्रिंसिपल 3 साल बाद पे होना हो, तो होती कंपाउंडिंग ही है, लेकिन वो कंपाउंडिंग होगी क्यों नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट आपने साथ साथ दे दिए। लेकिन अगर फर्ज करें 10,000 आपने बोरो किया है और 3 साल बाद इकट्ठा देना है विद इंटरेस्ट। अब ये जो सिचुएशन है ये जरा समझ लें जरा, ये नॉर्मल सिचुएशन उन क्वेश्चंस में नहीं होती है जिसमें बिजनेसेस लोन लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा होता है। ये असल में इस कॉन्टेक्स्ट में है, थोड़ा सा अगर हम बात को जरा समझने के लिए एक वर्किंग से बना लें। फॉर एग्जांपल को पर्सन है मिस्टर असद। असद ने 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवाए
फॉर 3 years। एक फिक्स डिपॉजिट वर्ड होता है, फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिटेड फॉर 3 years बैंक में। तो असद इज अ डिपॉजिटर, इन अदर वर्ड्स असद इज अ इन्वेस्टर एंड बैंक इज अ बोरोवर। तो बैंक ने अगर 10,000 पकड़े और 3 सालों के लिए अपने पास फिक्स कर लिए, और अब इकट्ठा पैसा 3 साल बाद बैंक ने वापस करना है, तो बैंक असद को कितने टोटल पैसे इकट्ठे वापस करेगा? और इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि असद एज एन इन्वेस्टर 3 साल बाद इकट्ठा 10,000 जमा करा के विद इंटरेस्ट कितने पैसे वापस लेगा। तो ये असल में इन कॉन्टेक्स्ट में शायद डिस्कशन है। जब अमाउंट डिपॉजिट हो गई है, और डेफिनेटली जिसने डिपॉजिट करवाई वो इन्वेस्टर है, उसका एसेट है, और जिसने डिपॉजिट किया है अपने पास उसकी लायबिलिटी है। तो बैंक के एंगल से ये एग्जांपल समझें। ये नॉर्मल लोन्स पे अप्लाई नहीं हो रही बात, क्योंकि नॉर्मल लोन्स पे होता इंटरेस्ट कंपाउंडेड ही है, ये भी ना कहिएगा उसमें होता नहीं है, लेकिन उसमें कंपाउंड वाली वर्किंग क्यों नहीं अक्सर हमें नजर आ रही होती? क्योंकि इंटरेस्ट सेमी एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली वगैरह पे हो रहा होता है। देयरफॉर पे होने की वजह से अब वो इंटरेस्ट अक्रूड है ही नहीं, तो सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट हम दोबारा सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये उसके एंगल से शायद एक डिस्कशन है। मेरी बात समझ आ रही है प्लीज? अब थोड़ा सही रेंज में जरा सेग्रीगेशन रखिएगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? A person borrows, अब यहाँ person borrows मीन बैंक borrows 10,000। अब बैंक का बेटा ये उधार है, बैंक ने आप लोगों से जितने पैसे पकड़े हुए हैं, ये जितने अकाउंट होल्डर्स के पैसे बैंक के पास पड़े हैं, अकाउंट होल्डर्स का एसेट है, बैंक की तो लायबिलिटी है, बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, और जिसके पैसे पड़े वो इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक बोरोस 10,000 एट 10% टू बी रीपेड आफ्टर 3 years। 3 साल के लिए उसने अपने पास फिक्स रखे हैं। क्या होगा? अब देखिए कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ ये 10% कंपाउंडेड है या सिंपल इंटरेस्ट है। अगर नहीं लिखा हुआ वी ऑलवेज अज्यूम कि ये कंपाउंडेड ही है। देयरफॉर अब फाइनल वर्किंग कर लें, वर्किंग होपफुली को मुश्किल नहीं है। व्हाट इज एसओ? प्रिंसिपल 10,000। व्हाट इज फार्मूला? फार्मूला फाइनल करें दिन में 1 प्लस इंटरेस्ट रेट 0.1 माइनस नहीं पॉजिटिव 3, इट मींस 13,310 will be the amount to be repaid by borrower after 3 years inclusive of interest। just for the sake of clarity in your mind, just for the sake of discussion, ये जो 13,310 है ये बना कैसे है? पहले साल का इंटरेस्ट 1,000, अगले साल का इंटरेस्ट अब इस पे होगा 10,000 प्लस 1,000 into 10%, it means 100। ईयर 1 to 3 का तो आइडिया है ना आप लोगों को, थर्ड ईयर का। अब ये कैसे होगा? 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1100 इन 10%। कीजिएगा सॉल्व, मेरा ख्याल है 1210 सही है, 1210। अब इन तीनों का सम करें जरा, इन तीनों का 3 साल के लिए डिमा था, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता 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 ये 3310 हो जाएगा। तो व्हाट 3310? इंटरेस्ट फॉर द 3 years एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा 10? दिस इज प्रिंसिपल टू बी रीपेड। तो 3 सालों बाद प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट ये हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इस 3 सालों की इस वर्किंग को अलग अलग करने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है, उसकी बजाय सिंपली ये फॉर्मूला एक बन गया है, एस एन इज इक्वल टू एस ओ इंटू 1 प्लस आर माइनस एन। मेरा ख्याल ये एस एन एस ओ की बजाय अगर आप सही इनके मीनिंग ज़हन में रख लें तो वो ज्यादा मुनासिब है। फाइनल कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर पॉजिटिव एन। ठीक है, और सर ये ग्रू हो जाएगा ना अरसलान, क्या हो गया यार? अब ये कंटेंट से भी अगर ये बात करेंगे तो ज्यादा नहीं है। और सालाना अक्रू तो होता रहेगा, पेबल तो होता रहेगा मेरे भाई। पहले 10,000 सिर्फ पेबल था, साल बाद 1,000 भी पेबल तो हो गया मेरे भाई, लेकिन पे ना होने की वजह से टोटल पेबल 11 हो गया।
फिर अगला 1100 और हो गया, फिर वो पेबल इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड तो एनुअली होगा ना यार। जी अगर हाफ पे कर दिया तो आधा बाकी ये जमा हो जाएगा। लेट्स अज्यूम ये एग्रीमेंट है कि आधा आधा पे होता रहेगा, और अगर आधे के बाद आधा बच गया तो वो आधा जमा हो जाएगा। जो रह जाएगा वही मेरा ख्याल है, जो पेबल बचेगा उसी पे इंटरेस्ट होगा ना यार। जो बैंक ने फॉर एग्जांपल 1000 दे दी अगर, तो इतने भी जालिम ना बने अब। क्या अगला फिर 10 पे नहीं होना चाहिए था? और अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक ने आधा दे दिए, 500 दे दिए, बाकी फिर अगली वर्किंग 500 पे होगी, वो डेफिनेटली फिर इस फॉर्मूले से नहीं हो सकेगी, वो फिर डिफरेंट फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सर जी अगर प्रिंसिपल पे होना है, सिर्फ इंटरेस्ट साथ साथ है, इंटरेस्ट अगर साथ साथ है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें किसी फार्मूले की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हर साल वर्किंग 10,000 इंटू 10% करते रहेंगे। क्या ख्याल है शहबाज साहब? उसमें तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, उसमें तो सीधा एक वर्किंग होनी 10,000 इंटू 10% 10% 10%। जी माय डियर, एक और एग्जांपल करें। अब कैलकुलेटर पकड़ना है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ना है, वर्किंग्स आ रही हैं। A company is investing, अब ये इन्वेस्टर के एंगल से, जी जैसा भी मेरे ख्याल आपका इंडिविजुअल इशू आ रहा है इस वक्त आवाज का, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे का है। A company is investing 2 lakh to earn an annual return of 6% over 3 years. If there is no cash returns, अच्छा ये एक दफा उसने लिख भी दिया, if there are no cash returns before the end of the 3 years, what will be the return from investment after 3 years? Energy working lakh into 1 plus, अब 6% मीन्स 0.06 हो जाएगा, 6/100 मीन्स 0.06, 0.6 से 60% होता है ना ये, और पॉजिटिव 3 है। आंसर्स बताते लिखते रहे, सॉल्व करते रहे। 238 203। अच्छा ये ना वर्किंग हो जानी बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अपनी कैलकुलेटर पे ग्रिप बनानी है अपनी, अब हाथ बहुत तेजी से कैलकुलेटर पे चलना चाहिए। तो अगला एक हफ्ते में हमारा लेवल बहुत हाई हो जाना, अगर आपने इस वक्त सीरियस ना लिया तो शायद हमारे लिए फिर मुश्किल होता रहेगा। हमारी वर्किंग में बहुत ज्यादा ये चीजें यूज होनी है, तो अपने हाथों को तेजी से इस्तेमाल करें। देन बेटा एक तो ये हो गया जो अभी हमने डिस्कस किया कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, 1 प्लस आर पॉजिटिव एन। देन फिर एक एन्युटीज का कॉन्सेप्ट भी होता है, और वंस अगेन प्लीज प्रेजेंट वैल्यू भी होती है एन्युटी की, लेकिन अभी प्रेजेंट वैल्यूज की बात नहीं हुई, एन्युटीज कंपाउंड भी हो जाती हैं। तो पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एन्युटी? एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स। देखिए अभी ऊपर वाली एग्जांपल में क्या कि 2 लाख एक दफा बस इन्वेस्ट कर दिया, और 3 साल बाद ये पैसे विद इंटरेस्ट वापस आने हैं। एक और ये भी हो सकता है कोई इन्वेस्टर है, 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहता है हर साल के शुरू में फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ईयर 1 के शुरू में, 2 के शुरू में, 3 के शुरू में, 4 के शुरू में, वो एक से ज्यादा इक्वल अमाउंट्स इन्वेस्ट करना चाहता है, मे बी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर और मे बी एट द एंड ऑफ ईच रिस्पेक्टिव ईयर। तो अगर एक से ज्यादा इक्वल अमाउंट्स, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियोडिक अमाउंट्स हो जाए, तो रादर देन यूजिंग दिस फार्मूला, यूज ये भी हो जाएगा, मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन इस फार्मूले की बजाय पे टाइम बचाया जा सकता है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एन्युटी। एग्जांपल्स ऑफ एन्युटी एक सेकंड और फाइनल कर लें जरा। 30,000 ईच ईयर फॉर 1 to 5, क्या मतलब 5 साल तक, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। 500 ईच मंथ फॉर 24 months, मींस हर महीने 500 इन्वेस्ट होना है। अगर एक ही दफा अमाउंट इन्वेस्ट होनी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे जो पढ़ा अभी हमने। लेकिन अगर एक से ज्यादा इक्वल अमाउंट्स हैं, एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, इक्वल हैं, उनका टाइम पीरियड भी सेम है, टाइम पीरियड का मतलब क्वार्टरली है,
सेमी एनुअल है, मंथली है या एनुअल है, जो भी है वो सब फार्मूला मतलब क्वार्टरली इक्वली है, तो देन रादर देन कि आप कंपाउंडिंग का फार्मूला बार बार यूज करें, वी कैन यूज द फार्मूला ऑफ एन्यूटी एज वेल। तो यहां से अगर हम देखें, मैंने अभी वर्ड भी बोले थे, एन्यूटीज भी फिर दो तरह की हो जाती हैं, ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी ड्यू। की वर्ड्स ढूंढने, अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच पीरियड मींस एरियर्स में, तो वर्ड यूज होता है ऑर्डिनरी एन्यूटी। और अगर आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड मींस एडवांस में, तो एन्यूटी ड्यू वर्ड यूज होता है। मसलन ऊपर वाली एग्जांपल में अगर मैं देखूं, जो फर्स्ट एग्जांपल आई थी ऊपर, अगर आपका प्लान ये है कि 30,000 आपने पहले साल के एंड पे, फिर दूसरे साल के एंड पे, तीसरे साल के, चौथे साल के, पांचवें साल के एंड पे 5 दफा 30,000 रुपए को हर साल के एंड पे इन्वेस्ट करना है, तो इसको हम कहेंगे इट इज ऑर्डिनरी एन्यूटी। और अगर आपका 30,000 इन्वेस्ट करने का प्लान एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है, तो देन यही 30,000 वाला जो एन्यूटी है, ये एन्यूटी ड्यू बन जाएगी। सिमिलरली 500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ means annuity due, and at the end of each month becomes annuity, ordinary annuity। जी माय डियर, परपेचुटी वगैरह भी होती है, आ जाएगी। और बेटा तो ये वो एन्युटी होती है, वो परपेचुटी होती है, ठहर जरा, सब कुछ आ रहा है। तो ये साहब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, एंडिंग पॉइंट ना दिया हो, तो वो परपेचुटी होती है, मेरा ख्याल है। आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो फिलहाल एन्युटी है। देन बेटा एक छोटी सी इलस्ट्रेशन जरा आप खुद से फाइनल करना जरा दिन। assuming that it is now 1st January 13 I suppose 1st January 2013 है। A loan is serviced with 5 equal installments। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपने लोन इज सर्विस्ड, लोन इज रीपेड। तो अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है तो जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसका पहला स्टार्ट, उसकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, 31 दिसंबर, और लास्ट पॉइंट 17, 13 के एंड 14, 15, 17, 16, 17, 5 सालों के एंड पे। ये फाइनल कर लीजिएगा ज़हन में, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, सॉरी। और एन्युटी ड्यू अगर है तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। तो ये वर्ड जरा कंडीशन ज़हन में सही सेट करना। देन व्हाट आर द फार्मूलाज? ऑर्डिनरी एन्युटी का अगर फार्मूला है तो SN इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r, ये पावर है n -1, और SN x इंटू 1 प्लस r पॉजिटिव n -1 डिवाइड बाय r भी फिर है, ठीक है, दोनों में, और मल्टीप्लाइड बाय फिर एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। ये क्यों है ये भी हम डिस्कस भी कर लेंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इंस्टॉलमेंट पे हो रही है तो एन्युटी ड्यू है, और अगर बिग एंड ऑफ द पीरियड इंस्टॉलमेंट पे हो रही है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है मिस्टर सर? देन माय डियर, इनके एब्रिविएशंस के एकदम मीनिंग ध्यान में रख लें। SN मींस फाइनल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द पीरियड। X मींस एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब इन्हीं ने यूज ही कब होना, जब एक से ज्यादा पेमेंट्स हैं, तो एनुअल जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है दैट इज X। R और N वही है, इंटरेस्ट रेट एज वेल एज नंबर ऑफ पीरियड्स। आइए जी जरा एक वर्किंग करें और सीरियस लीजिएगा जरा इसे। अ सेविंग स्कीम, फॉर एग्जांपल किसी बैंक की कोई सेविंग स्कीम है, उसने कहा ये बैंक वालों ने कि इन्वेस्ट 1 लाख पर एनम फॉर 4 years ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। जी मिस्टर असद, ऑर्डिनरी या ड्यू? जी मिस्टर असद, ओ या ए, ओ या डी? ऑर्डिनरी। ठीक है। If the interest is 10%, what will be the sum to be received at the end of the 4 years? आइए जरा एक मिनट पहले फॉर्मूला ज़हन में सेट करें। What will be the sum total at the end of the 4 years?
Sn is equal to X. What is X? Annual installment 1 lakh multiplied by 1 plus interest rate positive for 4 years minus 1 divided by 0.1 जी सर सॉल्व कीजिएगा आंसर 1.04 positive 4 minus 1 annual installments X 1 lakh $1.1 1.1 X वर्ड जस्ट एक मिनट जी सर क्या आंसर आ रहा है ये फैसल ये 1 लाख कैसे आ रहा है जस्ट एक मिनट जी सर ये कैसे वर्किंग करी जा रहे हैं सर 1 लाख इंटू 1.1 4 minus 1 डिवाइडेड बाय 0.1 ठीक है सर आप लोग प्लीज जब वर्किंग कर रहे हैं इसमें एक फार्मूले में ना एक ब्रैकेट मिसिंग है जरा ब्रैकेट लगा लें ये पहले ये सॉल्व होना और फिर x से मल्टीप्लाई होना नहीं ठीक है वो नहीं इशू है वो जैसा वो नहीं इशू ये एक बड़ी ब्रैकेट बीच में मिस हुई हुई है तो काइंडली एक बड़ी ब्रैकेट लगाना x मल्टीप्लाइड बाय तरह से और सिमिलरली नीचे भी ये बड़ी ब्रैकेट एक मिसिंग मींस पहले ये -1 होना है और देन सॉल्व होना तो काली तरह लगा लीजिएगा वन आपका वो एक 10 एक 1 एक्स्ट्रा आ रहा है मींस टू से ये इस तरह से -1 और देन फिर 1 लाख सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ब्रैकेट लगा ली सबने तो आंसर आपका प्लीज आप फाइनली बता दीजिएगा 464 आ रहा 464 100 जी जेड ठीक हो गया अच्छा बेटा इसका बाकी तो ठीक है अभी असल में इसका कॉन्सेप्ट काइंडली एक मिनट जरा समझ लें देखिए 1 लाख ने इन्वेस्ट होना है 1 लाख ने इन्वेस्ट होना है 4 साल के लिए लेट्स अज्यूम फुल कंसंट्रेट आई होप कि हम सब ईयर्स मींस तो लेट्स अज्यूम आज डेट है 1st of January 2020
अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन ये इन्वेस्टमेंट होनी है 1 लाख की ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, इट मींस पहली इन्वेस्टमेंट 31 दिसंबर 2020 पे। अगर आज इस दिन हम करें तो आज पहली नहीं है, प्लीज गौर से पढ़ें। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट 2021, 2022 एंड 2023। एक 1 लाख इन्वेस्ट होना है, 1 लाख इन्वेस्ट होना है। आपसे मुझे ये रिकॉर्ड है इनिशियली कि आज अगर डेट ये 1 जनवरी 2020 और 4 साल बाद ये पैसे हमें सम रिसीव होना है, जो हम लाख 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 इन्वेस्ट करेंगे वो 4 साल बाद अगर इकट्ठा हमें रिसीव होना है, तो आप मुझे ईयर बता दें किस डेट पे इसने रिसीव होना है। अगर आज 1 जनवरी 2020 है तो ये पैसे रिसीव कब होने हैं जब हम इन्वेस्ट करेंगे? एक ईयर बता दें चाहे। 2013 पे रिसीव होना है। तो प्लीज वंस अगेन रिमेंबर, हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अब सुनिएगा जरा मेरी बात। ये जो 1 लाख है जो हम 1 साल बाद इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम इसे चाहें तो सिंपल कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से भी वर्कआउट कर सकते हैं। इसके ऊपर साइन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एन कितना होना चाहिए, वो सजेस्ट करेंगे मेरे तरह थोड़ी सर? नहीं डियर, नहीं माविया, यही असल में गेम। ना 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 4 भी नहीं होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए, ना 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 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 0 नहीं, खुदा के लिए थी। उमर खालिद साहब ने कुछ भी नहीं भेजा। और बेटा माइनस होना ही नहीं है, जैद ना करो, इन चक्करों में नहीं पढ़ना। सुने मेरी बात, यही मैं चाह रहा था, जरा बात बताना, 1 मिनट चाहिए। ये मैं जो बहुत से लोगों ने मुझे 1 भेजा है, वो बेटा 1 नहीं भेजना, उमर ठहर जा, 1 नहीं है, वो 1 नहीं है। क्या ये पैसे 1 साल इन्वेस्ट रहेंगे? हरगिज नहीं। ये आप 1 जो जेन में ला रहे हैं ना, ये असल में प्रेजेंट वैल्यू वाला 1 लेके आ रहे हैं, वो -1 था। साल बाद को आज लेके आना, तो ये 1 तो किसी सूरत नहीं है। ये जो 1 साल बाद आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, इसने 31 दिसंबर 2020 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक इन्वेस्टेड रहना है। इसे आगे इन्वेस्टेड होना है। तो 1 नहीं, इसने ये जो अगला होगा, इसने 11 से लेके आगे इन्वेस्ट रहना है। तो प्रेजेंट वैल्यू को तो पहले जेन से निकालना है, हम कंपाउंडिंग सीख रहे हैं आगे। इस 21 वाले ने फिर 23 तक 2 साल इन्वेस्ट रहना है, फिर 22 वाले ने 1 साल इन्वेस्ट रहना है, और इस आखिरी वाले ने जैसे ही इन्वेस्ट होना है साथ ही हमें ये सारा मिल जाना है। तो मतलब मेरी इस बात का ये है कि +3, 4 नहीं। 4 कब होता है? ठहरे ठहरे ठहरे, ये 4 भी बहुत सारे लोगों ने भेजा है। 4 बेटा तब होता है अगर पहली अमाउंट हम आज इन्वेस्ट कर देते। तो वाई नॉट 1? हम प्रेजेंट वैल्यू ले रहे, और 4 क्यों नहीं? क्योंकि हम आज नहीं इन्वेस्ट करें, पहला हम साल बाद कर रहे हैं। तो 3, 2, 1 एंड आखिरी वाला तो जिस दिन इन्वेस्ट होना है उसी दिन हमें वो सारा पिछला भी मिल जाना है, तो ये 0 है। बात समझ आ रही मेरी? समझ रही है कुछ? अभी अभी कोई मसला है? खास तौर पे ये जो 1 वाले हजरात थे और फिर 4 वाले भी थे। 1 मिनट जरा सॉल्व करें, जरा जस्ट 1 मिनट लगा लेते हैं, 1 मिनट और इसको सॉल्व करके दिखाएं जरा, एक्सप्लेन कीजिएगा जरा अपने पास। सर ये आखिरी वाला लगाएंगे तैयब साहब, आखिरी वाला लगाएंगे, और जैसे ही आखिरी वाला इन्वेस्ट होगा हमारे 4 साल पूरे हो जाएंगे, तो वो लाख ही वापस मिलेगा। बेटा 4 बन ही नहीं सकता, सोहेल साहब गिन के ना यार, आखिरी वाले पे इंटरेस्ट नहीं होगा। सोहेल भाई जरा गिन को तो देख लें, 4 बनते कैसे हैं? हम इन्वेस्ट करें 20 2020 पे, और अभी आपने कहा 4 साल कैसे बने? 2020 पे इन्वेस्ट है तो पहला साल 21, 22, 23, आज से 4 साल बाद 4 बनते हैं ये 20, 21, 22, 23, 23 के एंड पे, लेकिन पहली अमाउंट ही अब साल बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो +2, +3, +0, 133, 100, 121
एंड 1 टन एंड 1 लाख ही रहेगा, ये जीरो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो नहीं होगा ये आंसर। तो ये फिगर इसका जरा सम कीजिएगा जरा, 464 नोट कीजिएगा जरा। तो ये जो 4 वर्किंग हमें करनी पड़ती उनके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। बहरहाल इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगर मैच करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना इज इंपॉर्टेंट। अगर मेरी बात से बात नहीं बनी है, मैं सही नहीं समझा पाया, तो मुझे प्लीज दोबारा बता दें। 3 2 1 0 4 साल बने कैसे, मैंने तो 3 लिख दी है, अगर आपको अभी भी ये महसूस हो रहा है तो बता दो। तभी 30 जून को इन्वेस्ट किया होता तो 30 जून को कर लेते ही यार। राय बताए साहब, ये रॉकेट बना लेते हैं एकदम यार। चलिए 30 जून डेट लिख लेते हैं। आज कौन सी डेट रखनी है? 1 जुलाई 2020 क्या लें? पहला इन्वेस्टेड हो जाएगा 30 जून 2021, 2022, 2023, ऑब्वियसली फिर 2024 30 जून बनेगा। ठीक है सर, मिस्टर राय बताए। तो आज अगर ये डेट है 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि साल के एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 21 से आगे चले 22, 23, 24, 3 3 2 1। नोटेड है प्लीज, बता दीजिएगा जरा। देन सर जी इसके अगली जिन्होंने कर लिया, तो इससे अगली एग्जांपल करें। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर मींस अगर ये एन्युटी ड्यू हो जाए तो पहले तो फॉर्मूला यूज करें ना जो ऊपर आया था, फॉर्मूले के बेस पे पहले वर्किंग करें, और फिर वो आप जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है वो आपको समझ आ जाएगा। हमारे इसमें एक बड़ी ब्रैकेट पेनल्टी मिसिंग थी। तो x once again 1 lakh। नेक्स्ट एग्जांपल 1 प्लस 0.1 पॉजिटिव 4 है, अभी भी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 इनटू, फिर दोबारा मल्टीप्लीकेशन होनी है आफ्टर द आंसर 1 प्लस 0.1। ये आप सही सॉल्व कीजिएगा सर। यही फिगर आएगी 464 100 इंटू 1.1, बस ये एक्स्ट्रा होना है। तो 510 आंसर बनता है। जी तो ये वही बताने लगा, पहले आंसर निकाल लेना जरा। अब 1.1 प्लस 0.1 करने से हुआ क्या है वो मैं भी बताता हूँ। आंसर निकाल लिया आप लोगों ने? बता दें यार प्लीज, आंसर अगर आ गया तो बता दें। ये बेटा इससे हो भी ये रहा है, नहीं बच्चों रुक जाए फिर आप। ओके थैंक यू। इससे बेटा हो ये रहा है कि फर्ज करें आज अगर डेट है 1 जनवरी 2020, तो पहली अमाउंट आज ही इन्वेस्ट होनी है। पहली तो ये बात क्लियर करें, अगर एन्युटी ड्यू है तो 1 लाख आज इन्वेस्ट होना। फिर अगला नेक्स्ट 2021 20 वाला 20 के स्टार्ट पे, 20 वाला 1 लाख 21 के स्टार्ट, 22 वाला 22 के स्टार्ट पे, 23 वाला 23 के स्टार्ट पे। आप मुझे ये बता सकते हैं
कि इस केस में भी 4 साल तैयब का पूरे, आज अगर ये डेट है तो 4 साल कब पूरे होंगे? 20, 21, 22, 23 की कौन सी डेट? 31 दिसंबर 23 पे ये एंड होगी। 31 दिसंबर 23 वाले दिन, 31 दिसंबर 23 वाले दिन अब कुछ इन्वेस्ट नहीं होना। 23 वाला 23 के शुरू में, 22 वाला 22 के शुरू में, 21 वाला 21 के शुरू में और 20 वाला 20 के शुरू में। तो अब क्योंकि ये शुरू में हो गया है, इसलिए शायद एक एक्स्ट्रा चीज सोचने वाली वही है 1.1। बताएं कितने अरसे ये अब लाख इन्वेस्ट रहेगा? अब फाइनल कर लें जरा। इस केस में ये 4 साल इन्वेस्ट रहेगा, ठीक है। अगले वाला 3 साल इन्वेस्ट रहेगा, फिर 2 साल इन्वेस्ट रहेगा, 1 साल, ये आखिरी वाला भी 1 साल के, क्योंकि शुरू में है, आखिरी साल के शुरू में है, तो ये भी 1 साल इन्वेस्ट रहेगा। इन फिगर्स से हमारा टोटल आंसर कैसे बनेगा? तो अब एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ना वो शुरू में इन्वेस्ट होगी, जिससे 1 साल का एक इशू एक्स्ट्रा बन रहा है। तो ये बन जाएगी अब अमाउंट हमारी 146,410। बाकी तो सब फिगर्स अब सॉल्व करें, दोबारा वही आ जाएंगी। जी फाइनल होता है। तैयब समझ आ गया? तैयब समझ आ गया? अभी एक एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि एक एक्स्ट्रा बीच में साल शायद शामिल हो रहा है। तो बहरहाल आप चेक कर लें टोटल अगर मैच करता तो। Any confusion still remaining? जी तैयब पूछ कर बात खत्म करेंगे। जी डियर, कोई कंफ्यूजन तैयब साहब? सर जी फार्मूले में तो 4 पहले भी आ रहा था, लेकिन 4 से सिर्फ ये हो रहा है कि जो 4 अमाउंट्स हैं, ये जो 1 लाख की 4 अमाउंट्स हैं, ये कंसिडर हो रही हैं। लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है, अमाउंट अभी भी 4 है, लेकिन उसमें पीरियड्स का फर्क पड़ रहा है ना। एक एक्स्ट्रा 4 का मतलब 3 से एक 4 भी तो हो रहा है ना। तो ये भी पीरियड्स का फर्क पड़ रहा है। एक एक्स्ट्रा पीरियड का इंटरेस्ट बीच में कंसिडर हो रहा है, जो वहां नहीं कंसिडर हो रहा था, क्योंकि अमाउंट एंड में हो रही थी, एंड में इन्वेस्ट हो रही थी। जब अमाउंट बिगिनिंग में इन्वेस्ट होगी तो 1 साल एक्स्ट्रा का भी इफेक्ट आएगा ना यार, एक एक्स्ट्रा साल का इंटरेस्ट भी आएगा। अमाउंट्स 4 हैं, प्लीज ये जो 4 रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये 4 इक्वल अमाउंट्स हैं, 4, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा भाग है, एक एक्स्ट्रा साल का इंटरेस्ट है। 4 इक्वल अमाउंट्स इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और 4 इक्वल अमाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर से एक एक्स्ट्रा साल कंसिडर हो रहा है, ठीक है तैयब? जी माय डियर, अभी पेज पे अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, आए जरा एक छोटी सी चीज जरा ज़हन में फाइनल करें। क्या पढ़ लिया हमने यहाँ, या इससे पिछले पेज से अगर रिवाइज करना है। एक हमने पहले पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, S इज इक्वल P इंटू 1 प्लस RN। एक दफा बोल के जरा आगे चलें। फिर हमने आगे क्या पढ़ा? कंपाउंडिंग एक फॉर्मूला जो यूज तब होता है जब एक ही दफा अमाउंट इन्वेस्ट की जाए, बस एक ही दफा शुरू में। तो फाइनल कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R पावर N। देन फिर हमने पढ़ा कि अगर इक्वल अमाउंट्स इन्वेस्ट हो रही हैं बिगिनिंग या एंड में,
तो ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। ये फॉर्मूला जरा लंबे हैं, तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर एन माइनस 1, फिर ब्रैकेट भी है, और अगर ड्यू का फॉर्मूला है तो एक एक्स्ट्रा 1 प्लस आर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बहरहाल, यहां तक अब क्लियर है। ये हमने 4 फॉर्मूला भी पढ़े। अब आ जाए जरा, एक कॉन्सेप्ट होता है सिंकिंग फंड। अभी हमने फाइंड आउट क्या किया है, अभी अभी जो कर लिया है, पहले वो जरा एक दफा दोबारा फ्रेश करें माइंड में। अभी हमने ये फाइंड आउट किया है कि लाख रुपया अगर हर साल 4 साल इन्वेस्ट किया जाए एंड में या बिगनिंग में, तो 4 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी? 460, 100, 510, 510 रिस्पेक्टिवली। लेकिन बेटा अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि 4 साल बाद मेरे पास 25 लाख रुपया हो जाए, 4 साल बाद मेरे पास 25 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, और आप ये देखना चाहते हैं, वर्किंग करना चाहते हैं कि मैं हर साल के शुरू में या एंड में, ड्यू में या ऑर्डिनरी में कितने कितने पैसे लगाऊं हर साल के एंड में 25 लाख हो जाए। अभी हम क्या देख रहे थे, लाख लाख हर साल लगाऊंगा तो एंड में कितना हो जाएगा। तो अगर x पता है और आप SN फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वर्किंग अभी हमने सीखी है। लेकिन अगर SN मींस फाइनल कैश फ्लो पता हो और आप x फाइंड आउट कर रहे हो इसी फॉर्मूले में, तो देन फिर वर्ड ये कहलाता है कि आप सिंकिंग फंड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंकिंग फंड मींस, ब्रैकेट पढ़ें जरा, how much we have to invest x, how much we have to invest after regular intervals to get the required amount at the end। मतलब अगर SN अवेलेबल है और x फाइंड आउट हो रहा है, तो फिर वो सिंकिंग फंड कहलाएगा। फॉर्मूलाज रिमेन सेम। अगर x अवेलेबल है और फ्यूचर कैश फ्लो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अभी हमने वर्किंग कर ली है। लेकिन अगर SN अवेलेबल हो, SN मींस फाइनल कैश फ्लो आफ्टर सम ईयर्स पता हो, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि उस अमाउंट को अर्न करने के लिए कितनी अमाउंट हर रेगुलर इंटरवल के बाद मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो दैट वर्किंग विल बी कॉल्ड एज सिंकिंग फंड वर्किंग। ये ठीक है जी? जस्ट एक मिनट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैं बोल रहा हूँ? सिंकिंग फंड की स्टोरी समझ आ गई? एक वर्किंग करके देखा था। अ कंपनी, अब कंसंट्रेशन के लेवल फुल जरा बढ़ा लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके घर चलते हैं। अ कंपनी विल हैव टू पे 5 million to replace a machine in 5 years. The company wishes to save to fund the new machine by making a series of equal installments into an account which pays interest of 8%. The payments are to be made at the end of the year and then at the end of each year thereafter. O या D, ordinary या due? O या D, O या D, O या D, O या D? Ordinary is and the end of each period. ठीक है, thank you, thanks a lot. What fixed annual amount must be set aside so that company saves 5 million? ये कोई वर्ड से समझ आता है? What fixed annual amount, क्या फाइंड आउट करना है? x फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ट्राई करें ज़हन में जुबानी। SN is equal to x 1 plus RN minus 1 divided by R। क्या करें? इंटू 1 प्लस आई कब होता है? जब बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट्स हो। तो वी आर व्हाट वी आर प्लानिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो व्हाट इज SN? 5 million। व्हाट इज x? नॉट अवेलेबल, वही फाइंड आउट करना है। 1 प्लस R 0.08
How many years? 5 minus 1 divided by 0.08. Try to solve x. कर लेंगे वर्किंग? 852 ना करें यार शाबाश। 5 मिलियन सर। 852 दोबारा चेक करना। 282 राउंड ऑफ वेरिएबल इज नेसेसरी in rupees. ठीक है शाबाश साहब, ओके ठीक जी बेटा, क्लियर है सबको? नहीं ठीक है, फिगर्स ना चाहे लिखें। वर्किंग ठीक है, वर्किंग मेरी ओके। जी आए अब प्रैक्टिस करते जाए। इसी को जरा एक डिफरेंट एंगल से करना, जस्ट एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये एंड ऑफ द ईयर की बजाय एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो, इफ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बाकी सब कुछ सेम है, अगर बिगिनिंग हो। और सर जी फैसला अभी एग्जाम छोड़ा, अभी हम ये डिस्कशन जरा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर लें, जरा एग्जाम की बात बाद में करते हैं। एस एन एक्स 1 प्लस आर, फॉर्मूला एक दफा जरूर हाथ लिखें, -1 डिवाइड बाय आर, फिर इनटू 1 प्लस आर। यकीनन यही जो फिगर है इसी ने शायद आगे चले जाना है, लेकिन कल ने वर्किंग रहेगी। 5 मिलियन अब वर्किंग कीजिएगा सर, जस्ट एक मिनट देखिएगा, 1 नोट। $5 million is equal to x 1 plus r positive and figures 1 plus rate वही 0.08, 5 minus 1 divided by 0.08 into 1 plus 0.08 x 789 150। जस्ट वैसे ही आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा बनते हैं, शुरू में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम बनते हैं, कोई रीजन? वैसे ही कोई रीजन बताई जा सकती? नहीं 1 प्लस आर तो ठीक है वकास साहब, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक एक्स्ट्रा साल का इंटरेस्ट बनता है सर, एक एक्स्ट्रा शुरू का इंटरेस्ट बनता है अगर हम शुरू में इन्वेस्ट कर देंगे। एक साल एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, शुरू में अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें टाइम वैल्यू मनी मींस उसका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ही कहना चाह रहे हैं सारे। अगर शुरू में इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो ये 789 150 है ये फिर पूरे 5 साल पड़ा रहेगा। उस केस में 852 282 सिर्फ पहली अमाउंट जो है वो 4 साल पड़ी रहेगी, एंड सो ऑन। तो 5 साल पड़ी रहेगी, 4 साल पड़ी रहने से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई वैसे तैयब जी माय डियर। अब यहां तक जो हमने डिस्कशन की है, दिस डिस्कशन वाज कि हाउ टू कंपाउंड द फिगर्स। और अगर
एक से ज्यादा अमाउंट्स हो जाएं तो फिर उनकी कंपाउंडिंग इकट्ठी कैसे की जाती है। अब आ जाएं जिस चीज से हम ज्यादा यूज टू हैं, दैट इज टाइम अभी है 15 मिनट, जितना हो जाए उतना ही बेहतर है। अब आ जाए डिस्काउंटिंग की तरफ। डिस्काउंटिंग इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू इक्वल प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यूज के लिए यूज होता है, और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की वैल्यू। तो इसका बड़ा बड़ा एक इंसान सा फॉर्मूला होपफुली सबको याद है, 1 प्लस आई माइनस एन। लेकिन यही जरा मेरा ख्याल है खुद से चाहे हाथ से लिख लें, बात जरा फाइनल कर लें। एक सिंपल डिस्काउंटिंग, अगर एक अमाउंट है फ्यूचर में, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना चाह रहे हैं आप, तो 1 प्लस आई माइनस एन। और एक फिर इसमें भी एन्युटी का कॉन्सेप्ट है, और इसमें बेटा ड्यू और ऑर्डिनरी होती तो है, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। वो जब जरूरत पड़ेगी तो आपको याद कराऊंगा कि एक ही फार्मूला दोनों केसेस में थोड़ा सा चेंज करके ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो एक ही फार्मूला क्या है, 1 माइनस प्लस आई माइनस एन डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। सिंपल डिस्काउंटिंग का फार्मूला कब यूज होगा, जब एक ही अमाउंट है, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू लेना चाह रहे हैं आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स वगैरह, एक ही अमाउंट है, इकट्ठी अमाउंट है, क्या या ये नीचे लग चुका एक पॉइंट लिखा हुआ। If we need to calculate the present value of a single amount after interval, use simple interest, simple discounting, simple interest वो वाला नहीं है, simple discounting formula चाहिए, discounting formula. If amounts are constant and the interval between the amounts is same, then calculation can be simplified. अगर एक से ज्यादा amounts involve हो जाए, if more than one amounts, जैसा लीज इंस्टॉलमेंट्स होती हैं हर साल के एंड पे, हर मंथ के एंड पे, या हर क्वार्टर के एंड पे, हर सेमी एनुअल के एंड पे, और उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू आप लेना चाहें, ये मोर देन वन अमाउंट्स। लेकिन बहरहाल वो जो अमाउंट्स हैं वो सेम हो, और उनके दरमियान जो टाइम गैप है, अगर साल का है तो साल का ही हो, अगर क्वार्टर का है तो क्वार्टरली गैप हो, ठीक है। तो गैप भी सेम हो, अमाउंट भी सेम हो, एक से ज्यादा अगर हो, तो वी कैन सेव टाइम बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी। फॉर एग्जांपल, आज ईयर 0, 3 साल बाद फॉर एग्जांपल इट इज रिक्वायर्ड कि 2 लाख पे करना है, तो वो 2 लाख तो 3 साल बाद पे करना है। अगर एक ही अमाउंट है तो आप किस फार्मूले से करेंगे, सिंपल डिस्काउंटिंग, 1 प्लस आई माइनस 3। लेकिन अगर आज ईयर 0, ईयर 2 और ईयर 3 पे 2-2 लाख इन्वेस्ट, 2-2 लाख की अमाउंट है, फ्यूचर वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं, तो यकीनन -1 करके इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है, -2 करके इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है, -3 करके इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है। लेकिन टू सेव टाइम, रादर देन कि आप 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू 3 दफा -1 -2 -3 करके कैलकुलेट करें, we can use the formula of annuity here, because more than one amounts are same and the interval is same। कैसे 2 लाख इंस्टॉलमेंट उठाएं, और फार्मूला ऑफ एन्युटी 1 माइनस 1 प्लस रेट, अगर फॉर एग्जांपल 10% है तो यहाँ -3 है, डिवाइडेड बाय 0.1 है। थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर लें, यकीनन आपके जहन में तो होगा। अगर एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है तो 2 लाख 1 प्लस 0.1 माइनस 3 डिस्काउंटिंग। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स हैं, सेम है, गैप सेम है टाइम का, फिलहाल मैनुअल ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मंथली वगैरह पे भी आते हैं, क्वार्टरली पे भी आ सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा अमाउंट्स है, यकीनन डिस्काउंटिंग फॉर्मूला यूज हो सकता है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एन्युटी एज वेल। थोड़ा सा नोट कर लीजिए जी सर, ये सब बाय डिफॉल्ट कंपाउंडिंग है सर जी, सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं प्रैक्टिकली, उसका बस एक ही फॉर्मूला वो है, ये प्रेजेंट वैल्यू भी कंपाउंडिंग से ही है, कंपाउंडिंग से ही है। लेकिन बहरहाल ये जहन में रखिएगा, कंपाउंडिंग अब
करेंगे तभी अगर इंटरेस्ट अभी पे ना हुआ हो, और अगर इंटरेस्ट साथ साथ पे हो रहा है तो है कंपाउंडिंग ही, लेकिन नजर ऐसे आएगा जैसे सिंपल है। सही है मेरा अब्दुल रशीद साहब, मेरे वर्ड ठीक है? अगर इंटरेस्ट साथ साथ पे होता जाए तो होती कंपाउंडिंग है, लेकिन नजर सिंपल इंटरेस्ट टाइप की ही आएगी। हाँ, फर्क कब पड़ेगा? फर्क कब पड़ेगा? अगर इंटरेस्ट अक्रू हो गया और पे नहीं किया। जी सर जी, रेंटल वाला ही। वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी, अभी कोई ऐसे रटे की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता होगा तो देख लेंगे, फिलहाल अभी जरूरत नहीं है इस चीज की। जैसे ही जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। जी आई एम वेटिंग। जब आप जो अगर लिख रहे हैं तो मुझे लिख के बता दें। एक छोटी सी एग्जांपल यहां तक खत्म करके चलता है। ये नीचे वाला बॉक्स पढ़े जरा। हाउ मच इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट नाउ? जी सिंपल इंटरेस्ट नाउ वर्ड यूज करें आप, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट मीन सिंपल डिस्काउंटिंग फॉर्मूला। यूज सिंपल। अगर इंटरेस्ट से आपको कंफ्यूजन है तो काट दें, सिंपल डिस्काउंटिंग। इंटरेस्ट काट दें अगर इशू है, सिंपल डिस्काउंटिंग। तो सब आगे चलो। हाउ मच वुड एन इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट नाउ? नाउ मीन्स आज, आज मीन्स अभी, अभी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। इन ऑर्डर टू हैव 1000 आफ्टर 12 मंथ्स, फ्यूचर वैल्यू। आज क्या इन्वेस्ट करें? अगर 12 महीनों के बाद 1000 चाहिए, और इंटरेस्ट रेट अगर 0.5% ईच मंथ है। ये जो इंटरेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट तो ये पर एनम ही होता है। मैं अगर आपसे कहूँ 10%, 7%, 8%, तो बाय डिफॉल्ट ये पर एनम भी ही होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट्स बेटा पर मंथ भी हो सकते हैं, पर क्वार्टर भी, पर सेमी एनुअल भी। तो यहाँ शायद क्या बात हो रही है, गौर से सुनिएगा। प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है, अमाउंट एक ही है, साल बाद, 12 महीनों के बाद। कैसे वर्किंग करूं? 1000, आगे क्या करूं? अपनी वर्किंग कर लीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से नीचे आंसर बना था। 1, क्या करूं क्या करूं, 1 1 1 प्लस, अब 5% है, पॉइंट क्या लिखूं? 5%, 5% नहीं 0.5%, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 करें जरा एक मिनट, तो ये क्या बन जाएगा? 0.005 हो जाना। ये चेक कर लें जरा, 0.005 या 0.5 बता दें, ठीक है? 5% नहीं है, ये 0.5% है, तो 0.005। और -12 क्यों? मंथली अगर रेट है, इंटरेस्ट रेट अगर मंथली है तो एन बी नंबर ऑफ मंथ्स बन जाएंगे। ये बात क्लियर है मेरी? अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर रेट एनुअल है तो एन बी पीरियड भी एनुअल होगा। अगर रेट सेमी एनुअल है तो पीरियड्स भी सेमी एनुअल हो जाएंगे। अगर रेट क्वार्टरली है तो पीरियड्स भी क्वार्टरली हो जाएंगे, और अगर रेट मंथली है तो पीरियड एन भी मंथली हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? सॉल्व करें, एनी कंफ्यूजन इन द स्टोरी? ये छोटी सी वर्किंग खुद से करना जरा। तो एन जो है नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पीरियड्स क्या हैं, फिर इंटरेस्ट रेट भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया जाता है। तो फाइनली बहरहाल आंसर यहां तक 942। और बेटा अभी जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वो ये है कि अभी 942 प्रेजेंट वैल्यू है, और अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल फ्यूचर वैल्यू लेना चाहें, मींस इसे आगे लेके जाना चाहें, तो कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो डिस्काउंटिंग इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। फ्यूचर से आ जाना, फ्यूचर से आ जाना इज प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर से आज, और आज से आगे जाना इज कंपाउंडिंग। अतीक ना करे यार, 5/100 करेगा तो कैलकुलेटर पे प्लीज तेरे
इंशाल्लाह 0.05 आएगा यार। और अतीक साहब 0.5 लिख के तो देखें कैलकुलेटर में, ये 0.05% है। 0.5 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो किसी से पूछ लेते हैं, हमारा तो आपस में थोड़ा सा इख्तलाफ हो रहा है इस पे, किसी से ओपिनियन ले लेते हैं। अतीक ना कर यार, ये 0.5% है यार, 5% नहीं। 5% मीन्स यकीनन 0.05 है, और 0.5% मीन्स यकीनन 0.05 हो जाएगा। नहीं ठीक है, अतीक मान गए, जज़ाकल्लाह। ये डियर, क्या हम कह सकते हैं कि ये बात सारी समझ के उठ रहे हैं हम? कोई इशू वाली बात तो नहीं इसमें? जी डियर, अब आप लोग प्लीज अगले 2-3 दिन वेस्ट नहीं कर सकते। यू जस्ट कैन नॉट वेस्ट टाइम नाउ। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 काइंडली घर में याद रखना है। पेज नंबर मेरा ख्याल कोई अगर बता दे मुझे यार, पेज नंबर मेरे पास नहीं है, तो पेज नंबर बताएंगे जी काइंडली? मुझे अरसलान साहब पेज नंबर पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस के पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, 80 समथिंग था यार, 60। जी आप अपनी तैयारी करें सर जी, कोई छुट्टी नहीं, कल किस चीज की छुट्टी है? कल किसी चीज की छुट्टी नहीं है, बल्कि अच्छा कि आपने याद करवा दिया है। कल कल हमारी छुट्टी वैसे क्यों थी? क्योंकि काम काम और काम। तो कल मेरा ख्याल है फिर सुबह दोपहर शाम क्लास रखेंगे। तैयब अगर आपने क्रिसमस की छुट्टी मनानी है तो आप फिर मुझे पर्सनली शाम को मिल लें, ताकि मैं आपकी क्रिसमस की छुट्टी आज ही जरा फाइनल कर दूं। तो बाकी बच्चे तो कायद आजम की छुट्टी मनाना चाह रहे हैं, तो कायद आजम के कॉल की तरफ हम जा रहे हैं। दैट इज काम काम काम। तो एक क्लास कल सुबह अपने टाइम पे होगी, और दूसरी और तीसरी क्लास जो कल ही होनी चाहिए, क्योंकि काम काम और काम 3 दफा है, उसको इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर कल डिसाइड कर लूंगा कि दोपहर को किस टाइम और शाम को किस टाइम। अल्लाह हाफिज। जी जी, सेलिब्रेशन होनी चाहिए, काम काम और बस काम। जी टेस्ट रख लेंगे सर, अब्दुल्ला शरीफ साहब टेस्ट रखेंगे, आप पहले अपने तरफ फाइनल करें चीजें। नहीं आज शाम को कोई नहीं है, वो मैं बताऊंगा फिर ही। जी शुक्र है 3 दफा का। अल्लाह हाफिज। जी आपने आपने छुट्टी करनी था, आप कर लीजिएगा, बल्कि करना भी ठीक हुई है वैसे। तो रात को फोन कर रहा था, फोन नहीं उठाया। अच्छा, मैं कहा अल्लाह खैर ही करे, तो ज्यादा तबीयत ना खराब हो गई हो। अच्छा, नहीं आपने करनी होगी तो कर लेना। अब तो अल्लाह के शुक्र है क्लास मैं खुद ही शुरू कर लेता हूँ। जी जी मीटिंग मैंने तो क्लोज की है, कोई नहीं, सॉरी।